गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और दूसरा टॉपिक रहेगा अपने पास आवेश के गुण। आज जो अपन टॉपिक करेंगे उस टॉपिक में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, यानी 1 नंबर का इसमें से एक प्रश्न आता है, चाहे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो या उससे रिलेटेड है, यानी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा आता है अपने पास। तो सबसे पहले आवेश से संबंधित तथ्य, यानी आवेश से संबंधित तथ्य क्या क्या तथ्य हैं अपने पास। सबसे पहले अपने पास है आवेश का SI मात्रक। SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ये या इसको जैसे कूलम ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। आवेश का ऐसा ही या केवल सी लिखा हुआ मिला, संकेत सी हो जाएगा। सबसे बढ़िया टॉपिक पर जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेश का SI मात्रक लिखो। तो आवेश का SI मात्रक अपने पास क्या होता है? कूलम होता है। कूलम COULUMB से संकेत किया जाता है इसको, ठीक है। दूसरा, जैसे आवेश एक अदिश राशि है, ये गुण भी इसके। आवेश एक अदिश राशि है। मैं तो बिंदु मान लो तो इस आवेश के गुणधर्म मान लीजिए। आवेश एक अदिश राशि है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, यानी आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। फिर जो आपके पास है कूलम, आप जानते हैं क्योंकि I बराबर Q अपॉन T। 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा Q बराबर I T। इसकी यूनिट होती है कूलम। आवेश का मात्रक आपने लिखा है SI मात्रक कूलम। धारा का मात्रक SI मात्रक होता है एम्पीयर, और समय का जो मात्रक होता है एम्पीयर पद्धति में वो होता है सेकंड। एम्पीयर इनटू सेकंड, यानी इस गुलाम को आप क्या लिख सकते हैं? गुलाम को लिख सकते हैं एम्पीयर इनटू सेकंड, यानी एम्पीयर इनटू सेकंड इक्वल टू क्या होता है? गुलाम होता है, यानी जब गुलाम आएगा वहां एम्पीयर इनटू सेकंड। तो आवेश का SI मात्रक आपके पास क्या हुआ? गुलाम, जिसे एम्पीयर इनटू सेकंड से भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपने लिखा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक वेक्टर सदिश स्केलर अदिश राशि है, तो यानी ये एक अदिश राशि है। फिर तीसरा पॉइंट है आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। CGS पद्धति में कूलम को क्या लिखा जाएगा? स्टेट कूलम, छोटा स्टेट कूलम होता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। जिसे स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन, अर्थात आवेश का जो छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक वो होता है फ्रैंकलिन, या आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलम, जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। फिर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक
फेराडे, फेराडे, फेराडे एक आएगा वर्ड फेरेड, फेरेड ये धारिता का मात्रक रहेगा और यहाँ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, फेराडे होता है। और एक फेराडे की वैल्यू, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम, 1000 ये 96,500 कूलम। ये जो मान आपके पास है ये आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं अपने पास। इसमें जो वैल्यू है इसका मान ये जो दिया है और एक और होता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, या एक कूलम बराबर 1/10 यानी एक कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो मान आपके पास ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले आपके क्या है, पहला जो पॉइंट आपसे आवेश से रिलेटेड जो पहला पॉइंट अपने पास कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट अपने पास आवेश एक अदिश राशि है। क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट इंग्लिश में इसमें बोलते हैं अदिश राशि है। फिर है कूलम बराबर यानी कूलम को अन्य रूप में एम्पियर इनटू सेकंड से भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात कूलम इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड। फिर है आवेश का सब सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, यानी आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक फ्रैंकलिन होता है, यानी स्टेट कूलम जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, अर्थात आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। फिर आता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, 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 और अर्थात एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, या एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU, E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक और U फॉर यूनिट यानी स्थिर वैद्युत इकाई, या एक कूलम बराबर 1/10 EMU, EMU यानी ये जो मान अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी स्थिर चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई, सॉरी विद्युत चुंबकीय इकाई। इन दोनों में आप संबंध निकालना चाहिए तो 3 × 10⁻9 ESU बराबर 1/10 क्या EMU, इसकी वैल्यू आप निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1 EMU बराबर 10⁻9 और एक ये 1/10 तो बराबर 3 × 10⁻10 ESU। फिर इसकी वैल्यू निकालना चाहिए आप, ये राशि आपके यहाँ नीचे चली जाएगी आपके पास, तो यह जाएगा ESU बराबर 1/ नीचे जाएगा 3 × 10⁻9 और एक 10⁻1 हो जाएगी 3 × 10⁻10 EMU। ये आपस में रिलेशन इसमें यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या रिलेशन होता है, तो ये भी होता है और ये भी होता है आपके पास, ये बराबर में जो लिख रखा है ये रिलेशन भी इसमें आपस में होता है, ठीक है। अब आपके पास इस पार्ट के एक नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अपने पास, यानी आवेश के गुणधर्म। मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं, बुक में कैसे लिखा हुआ है वो भी बता रहा हूं आपको। तो आवेश के गुणधर्म, आवेश की गुणधर्म, आवेश की गुणधर्म में सबसे पहले पॉइंट आप निकालते हैं कि आवेश कैसे भी नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि आवेश की कोई दो गुणधर्म देखो, या आवेश का कोई एक गुण
लिखो, या और जो बीच में टॉपिक आएंगे उनमें कितने प्रश्न बनते हैं मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। आवेश एक अदिश राशि है, पहला वन, पीछे महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ा था आपने। दूसरा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम अभी आपने पढ़ा है, ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से व्यक्त किया जाता है, ये हो गया गुणधर्म। अब आपके न्यूमेरिकल्स करोगे तो कुछ टॉपिक यहाँ और भी आएंगे जिनकी अपने को जरूरत पड़ेगी। कौन से आएंगे? आपको लिखा होगा 1 मिली कूलम। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने में न्यूमेरिकल्स, उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा एम की एस पद्धति में ज्ञात की जाती है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। यानी जो भी जितने भी मात्रक आपको मिले वो किस में होने चाहिए? मीटर में होने चाहिए, किलोग्राम में और या सेकंड में होने चाहिए। मतलब तो एम के एस पद्धति में चेंज करेंगे तो ये आपके पास मिली कूलम, एम फॉर मिली स्मॉल एम, सी फॉर कूलम। और 1 मिली कूलम में कितने कूलम? या केवल ऐसा भी लिखा होगा मिली कूलम, 1 मिली कूलम बराबर 10 की घात -3 कूलम। ये एमकेएस पद्धति में ऐसा यूनिट में माना गया। फिर आता है 1 माइक्रो, जैसे 5 होता तो 5 गुणा 10 की घात -3, 2 होता 2 मिलीग्राम तो 2 गुणा 10 की घात -3 कूलम। माइक्रो तो नहीं 10 की घात -6 कूलम, मोस्टली इसी में आता है। फिर होता है 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम का मतलब 10 की घात -9 कूलम। समझ में आ गया? तो यानी 10 की घात -9 कूलम। आपको ये राशियां इस रूप में कन्वर्ट करनी होंगी। कब? जब अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। तो ये गुणधर्म में ये अलग से चीजें अपने पास इसमें साथ में रखने के लिए है। अब आपके पास है तीसरा, आवेशों का बीजीय योग संभव है। तीसरा आपके पास है आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है। यानी आवेशों का क्या है? योग किया जा सकता है। और आपके बुक में दिया है आवेशों की योज्यता, टॉपिक दिया आवेशों की योज्यता, उसमें भी आगे लिखा कि आवेशों का योग संभव है। जैसे +5 कूलम, -4 कूलम, +2 कूलम, +1 कूलम, -2 कूलम। तो इनका जो जोड़ करेंगे अपन सिग्मा क्यू, यानी सिग्मा हो गया जोड़ इसका आवेशों का कितना? +5Q, फिर -4Q, फिर +2Q, फिर +Q, फिर -2Q, -2Q +2Q। आपको रफ है, काटना नहीं, आपको सीधा लिखना है। अब 5Q + Q, 6Q -4Q इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 2Q अर्थात Q। तो सिग्मा Q बराबर क्या आएगा? 2Q। ये आपके पास है आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है, यानी आवेशों की योज्यता ये अपने पास है। फिर इसी में एक टॉपिक दिया है आवेशों की निश्चितता। आवेशों की निश्चितता का मतलब आवेश के परिमाण पर क्या है? द्रव्य आवेश के परिमाण पर किसी द्रव्य की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो कोई द्रव्य कण गति करता है तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इस द्रव्य के द्रव्यमान में अर्थात कण के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। जैसे पुराने जमाने में पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफिया बोला जाता था, उसमें पत्थर डालकर उसको जैसे ऐसे घुमाया जाता था
तो घुमा, आप भी मान लो कोई रस्सी पे पत्थर बांध के ऐसे घुमाते तो रस्सी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। और टाइट होने का मतलब घुमाने से उसके सिरे पे बंधा हुआ जो द्रव्य कण है या जो पत्थर आपने बांध रखा है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। न्यूटन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या है, कोई भी द्रव्य जब गति करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, परंतु आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूछा हुआ प्रश्न है आवेश की निश्चलता क्या है। आवेश की निश्चलता का मतलब है कि आवेश की गति, आवेश यदि गतिशील हो, कोई भी द्रव्य कण गतिशील हो, ऐसा लिखते हैं कोई भी द्रव्य कण गतिशील हो तो उसकी आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यही क्या है, आवेश की निश्चलता। और कौन से सिद्धांत से पता चलता है, तो क्या है, द्रव्यमान के सापेक्षिकता सिद्धांत से इसकी क्या होती है, पुष्टि होती है। ये आ गया। अब आपके पास है आवेश संरक्षण, यानी आवेश एक संरक्षित राशि है। चौथा, आवेश एक संरक्षित, आवेश एक संरक्षित राशि है। और बुक में दिया है आवेश संरक्षण नियम। आवेश एक संरक्षित राशि है। आपने जिस प्रकार पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण नियम, तो जिस प्रकार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, वह क्या एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित रहती है। इसी प्रकार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है। इसका मतलब क्या है, आवेश की कुल मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहती है, अर्थात परिवर्तित नहीं होती है। केवल क्या हो सकती है, वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकती है। तो जिसे क्या कहते हैं, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। प्रश्न पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण नियम क्या है, प्रश्न। और कोई उदाहरण लिखो, अपन 2 उदाहरण करेंगे, और ज्यादा आपको ध्यान में तो आप और भी कर लेना कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण नियम। सामान्य उदाहरण आपने पीछे वाले जो वीडियो देखे थे उसमें उदाहरण दिया था कि जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं। बेसिक उदाहरण है, आपको परीक्षा में कौन सा लिखना है, परीक्षा में पूछा उदाहरण है वो अपन बाद में करेंगे। यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और इसी प्रकार एगोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से वह ऋणावेशित हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि आवेश, टोटल आवेश चेंज नहीं होता? तो देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर नहीं रगड़ा जाता है, यानी रगड़ने से पूर्व, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से पूर्व कुल आवेश शून्य होता है, रगड़ने से पूर्व। और जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश, परंतु रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा में क्या जाता है, ऋणावेश आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जब इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पर नहीं रगड़ा जाता है तब इसका आवेश क्या माना जाता है, शून्य। और जैसे इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जितनी मात्रा में धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं। तो टोटल आवेश देखो, आपके पास यहाँ कितना है, +3, और यहाँ कितना है, -3, बराबर कितना रहेगा, 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि घर्षण से पूर्व टोटल आवेश कितना है, 0, तथा घर्षण के पश्चात कुल आवेश भी कितना है, 0। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। यह इलेक्ट्रॉन जैसे
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बराबर मात्रा में ट्रांसफर होते हैं। ये आपके यानी घर्षण से पूर्व कुल आवेश और घर्षण के पश्चात कुल आवेश या अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश की मात्रा यदि बराबर है तो आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यही क्या है, आवेश संरक्षण नियम। अब एग्जांपल अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन E+ अपन करते हैं, अर्थात एग्जांपल में आप कहेंगे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है, E+, पॉजिट्रॉन भी बोला जाता है। E+ और E- जब अभिक्रिया करते हैं तो दो निरावेशित कण गामा कण प्राप्त होते हैं। गामा निरावेशित कण होते हैं, कोई आवेश नहीं होता, और साथ में 1.02 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। और ये अभिक्रिया आपको नाभिक वाले चैप्टर में काम में आएगी। नाभिक का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इस रिएक्शंस की जरूरत, ये रिएक्शन इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश देखो -1 और +1 टोटल जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0। ये दोनों निरावेशित हैं, तो अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश बराबर 0। अभिक्रिया के पश्चात, तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। इसी में मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं, बाण में यूरेनियम 238, जब यूरेनियम का विघटन होता है तो इससे बनता है 90 थ्योरियम 234 और बाहर निकलता है हीलियम का नाभिक 2 हीलियम 4। यहाँ देखो ये अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश, ये होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो ये टोटल आवेश कितना, 92। तो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना हुआ, 92। ये अभिक्रिया के पश्चात 90 + 2 कितना हो गया, 92। अभिक्रिया के पश्चात भी कुल आवेश 92। अतः आवेश की मात्रा क्या रही, बराबर। अतः इससे स्पष्ट होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। ये अगला देखो, 5वां, नंबरिंग कैसे भी लिख सकते हो। देखो ये चीजें अपने को याद रखने करने का मतलब है। 5वां टॉपिक अपने पास आवेश एक क्वांटिकल राशि है, बहुत अच्छी बात है। आवेश, 5वां, आवेश एक क्वांटिकल राशि है, यानी आवेश का डिवाइडेशन किया जा सकता है। आवेश एक क्वांटिकल राशि है, डिवाइडेशन समझो। अपने पास जो भारतीय मुद्रा है उसमें सबसे बड़ा नोट है वो 2000, फिर इसके बाद में जस्ट 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का नोट है, फिर 50 का, फिर 20 का, फिर 10, 5, 2 और 1। कहने का मतलब 2000 के बाद में 1999 का नहीं है, 1998 का भी नहीं है, सीधा कितना है, 500 का। यानी फिक्स एक पैकेट एक फिक्स कर दिया है। फिर 500 के बाद में 499 का नहीं है, 498, 200 का है। तो यानी जिस प्रकार पैसों का वितरण लगातार हो रहा है, क्या लगातार होता है तो 1999 आता है। लगातार जिस प्रकार पैसे का वितरण रेगुलर, जिसको सतत बोलते हैं, सतत न होकर असतत, यानी छोटे असतत, क्या छोटे छोटे पैकेट। पहला पैकेट बड़ा पैकेट है 2000 का, दूसरा पैकेट है 500 का, फिर पैकेट है 200 का, फिर 100 का। यानी जिस प्रकार पैसों का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई, छोटी या बड़ी इकाई जो है, यानी फिक्स इकाई क्या है, एक इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, उसी प्रकार आवेश का वितरण भी सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है। और इन बंडलों या पैकेटों को क्या कहते हैं,
क्वांटा और आवेश का जो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, वो कहलाता है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यानी आप स्पष्ट करो कि आवेश एक क्वांटीकर राशि है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या है आपसे पूछा जाए तो यानी आवेश का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई या क्या बोलते हैं पैकेट या क्या बोलते हैं बंडलों के रूप में होता है, और जिन्हें क्या कहते हैं आप क्वांटा, जिन्हें क्वांटा। और आवेश के इस प्रकार के वितरण को आप क्या कहते हैं? क्वांटीकरण, क्वांटीकरण कहते हैं। और आवेश का क्वांटा क्या है? आवेश का क्वांटा पूछ लिया जाता है तो आवेश का क्वांटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक क्वांटा, दो मल्टीप्लाई 2, दूसरा तीसरा तो मल्टीप्लाई 3, चौथा मल्टीप्लाई 4। तो आवेश का क्वांटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या लिखेंगे? आवेश का वितरण सतत, रेगुलर, आप यहां देखेंगे, देखना, सतत में होकर असतत छोटी छोटी इकाई पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। और आवेश के इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। फिर एक लाइन अपन यहां नीचे लिखेंगे, आवेश का क्वांटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर है अर्थात आवेश का वितरण, आवेश का जो वितरण है वो इलेक्ट्रॉन ई, आवेश अपन करते हैं क्यों? इलेक्ट्रॉन ई के पूर्ण गुणज n, यानी n गुणा कर दिया, e को n से कर दिया तो गुणज के रूप में होता है। और ये मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी यहां लिखेंगे, इसके बारे में पूरा वापस देखना कि आवेश का वितरण सतत न होकर असतत छोटी छोटी इकाई पैकेट बोलते हैं जिन्हें, या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। और आवेश का इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्वांटीकरण कहते हैं। फिर देखेंगे अर्थात इस पे देखेंगे आवेश का वितरण, क्यू का वितरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात क्यू बराबर ±NE, जहां n = 0, 1, 2, 3 होल नंबर सारे ये होता है। अब देखो आवेश का प्रथम क्वांटा जो नंबर n = 1, किसी भी वस्तु पर जब आवेश की मात्रा कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित n = 0 हो, n कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, तो आवेश की वैल्यू आप जानेंगे कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। दूसरा n = 1, तो यहां रखेंगे 1, तो q बराबर 1 इनटू e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर n = 2, देन q बराबर, n की जगह तो प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, यहां देख लेना, n किया जाएगा यहाँ 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 2 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप क्या क्या देखो 1.6 के बाद में 1.7 आना चाहिए, 1.8 आना चाहिए, 1.9, लेकिन आया क्या है दूसरे नंबर पर 3.2। तो पहला पैकेट हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के रूप में, दूसरा पैकेट हो गया 3.2 × 10⁻⁻19, और तीसरे नंबर का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा। q बराबर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो रेगुलर आ रहे हैं क्या? 3.2 के बाद में सीधा 4.8, तो सतत ना होकर असतत, और छोटी छोटी इकाई, एक इकाई है, दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई है, चौथी है, पैकेट या बंडलों के रूप में होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा। तो आवेश का प्रथम क्वांटा ये, दूसरा क्वांटा ये, तीसरा क्वांटा ये, चौथा क्वांटा आप आगे निकाल सकते हो। फिर ये चीज देखो प्लस माइनस, इसका क्या मतलब है कि प्लस माइनस क्यों लगाया है, ये प्रश्न में पूछा जाएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है? जैसे आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा,
तो कांच की छड़ से यदि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो रेशम के कपड़े पर उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। यहाँ Q यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 4 नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपके पास n इक्वल टू कितना हो गया 4। लेकिन इसकी प्रकृति क्या है पॉजिटिव और इसकी प्रकृति आपके पास क्या है नेगेटिव है। तो ये जो आपके पास है Q बराबर यहाँ करेंगे प्लस n इंटू ई और ये नेगेटिव तो यहाँ करेंगे Q बराबर माइनस n इंटू ई। लेकिन मात्रा दोनों प्लस और माइनस दोनों की मात्रा क्या होती है बराबर होती है। बराबर होती है तो इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस n ई। अगर वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उसकी प्रकृति क्या होगी धनात्मक। अगर किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसकी प्रकृति क्या होगी ऋणात्मक होगी। प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, किसी वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी और उसकी वस्तु की प्रकृति क्या होगी। अब आपने क्या लिखा है क्या पूछा है कि किसी वस्तु से 50 कितने भी हो सकते हैं, मैं बेसिकली बता रहा हूं किसी वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इसका मतलब वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है और कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसकी प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसकी प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इस प्रश्न में उस वस्तु की प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति तो क्या होगी धनात्मक। सबसे पहले आवेश की मात्रा निकालनी है। कोई वस्तु कितने इलेक्ट्रॉन 50 n इक्वल टू 50 और कितने उससे उस वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी Q छोटा भी हो सकता है बड़ा भी Q बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस नहीं लगाना अपने को Q बराबर n e परंतु इसके बारे में आपको पता है इनका E4 परंतु E बराबर 1.6 गुणा माइनस 19 कूलम इसलिए Q बराबर n की जगह 50 गुणा E की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। 1.6 को 50 से यानी 5 से गुणा करेंगे 16 को 5 से गुणा करते हैं 80 और ये 800 हो जाएगा। एक संख्या बाद में दशमलव आ जाएगा 80 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम या 8 देखो माइनस की